नमस्कार। हमारा आज का विषय है हरियाणवी लोक नाट्य कला सांग में चित्रित सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्य। जैसा कि हम जानते हैं, हरियाणवी लोक नाट्य कला सांग लोक साहित्य की वह विधा है जिसमें समस्त सामाजिक पारिवारिक मूल्यों का, संबंधों का, आचरण का, व्यवहार का उल्लेख होता है। हरियाणा में अनेक सांगी हुए। हरियाणा के प्राचीन सांगियों की श्रृंखला में एक प्रमुख नाम है पंडित रामकिशन व्यास। पंडित रामकिशन व्यास जी रचित सांग समाज एवं परिवार के संबंधों के चित्रण का ज्वलंत चित्र है। इन्होंने परंपरागत भारतीय समाज, उसमें प्रचलित धारणाएं, सिद्धांतों और सामाजिक मूल्यों का जीवंत चित्रण किया है। मूलतः सांग करना व्यास जी का व्यवसाय था और अपने व्यवसाय को चरम उन्नति प्रदान करने के लिए उन्होंने लोगों के मनोरंजन के लिए समाज सुधार, आदर्श, धर्म उपदेश, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों का ज्वलंत चित्र अपने सांगों में प्रस्तुत किया। उनकी इसी रचना प्रक्रिया में स्वमेव ही, स्वाभाविक रूप से ही समाज के उन सभी मूल्यों का प्रतिपादन हुआ जो समाज को दिशा देते हैं, समाज में बुराइयों को दूर करके अच्छाई का प्रचलन हो। इस प्रकार की शिक्षा उन्होंने अपने लोक नाटकों के माध्यम से दी। जैसे सांग सत्यवान सावित्री में सावित्री के रूप में एक धर्मपरायण पतिव्रता नारी का चित्रण कर उन्होंने एक आदर्श भारतीय नारी का चित्र प्रस्तुत किया। इसीलिए सावित्री सत्यवान को अपने संवादों के माध्यम से धर्मराज से वापस सत्यवान के प्राण ले लेती है। सत्यवान की मृत्यु को जीवन में बदलने वाली सावित्री धर्मराज को अपने संवादों के माध्यम से एहसास करा देती है कि आपको सत्यवान के प्राण लौटाने ही होंगे। सावित्री के इस चरित्र में व्यास जी ने एक आदर्श सामाजिक मूल्य स्थापित किया और यह संदेश दिया कि भारतीय नारी पतिव्रता नारी है और पतिव्रता नारी किस प्रकार अपने परिवार की सुरक्षा करती है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। व्यास जी अनेक सामाजिक मूल्यों की स्थापना करते हुए अपने सांगों के कथा कर्म को आगे बढ़ाते हैं। व्यास जी ने अनेक प्रसंगों में जोड़ी के वर पर जोर दिया है। हमारे समाज में यह लोक धर्म व्याप्त है कि एक लड़की की शादी उसके योग्य वर के साथ ही की जानी चाहिए। इसीलिए जब सावित्री के माता पिता स्वयं सावित्री के लिए योग्य पति तलाश करने में असमर्थ रहे तो उन्होंने सावित्री को ही अपना पति तलाश करने की अनुमति दी। सावित्री के माता पिता जब सावित्री के लिए योग्य वर तलाश नहीं कर पाए थे तो उन दोनों की चिंता को व्यास जी ने इस प्रकार चित्रित किया था। न्यू बुझूं सू पिया ईब के चाहिए जब तन बनाना
वर देखण की खातर खुद छोरी न चाहिए जाना। ये सावित्री के माता पिता के संवाद हैं। हालांकि हमारे समाज में इस प्रकार का लोक धर्म व्याप्त नहीं था कि सामान्य व्यक्ति अपनी बेटी को स्वयं अपनी शादी के लिए पति तलाश करने की अनुमति दे दे। लेकिन व्यास जी एक प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे। उन्होंने सत्यवान की माता सावित्री की माता पिता के माध्यम से यह संदेश दिया। सावित्री की माता कहती है कि राम किशन नारंद वाले कदे दुनिया दे हुलाना। जब राजा ने ये कहा कि पति की तलाश करने के लिए सावित्री को स्वयं चले जाना चाहिए, तो उसकी माता कहती है, माता के माध्यम से स्वयं व्यास जी अपना एक संवाद प्रस्तुत करते हैं। राम किशन नारंद वाले कदे दुनिया दे उलाना। और सावित्री के पिता कहते हैं, व्यास कहे इस राज रीत में ना चाहिए शर्माना। यहाँ पर उन्होंने राजा होने का एक सहारा लिया और ये संदेश दिया कि हमें ऐसी परंपराओं का अनुशीलन कर लेना चाहिए कि एक युवती को स्वयं उसके योग्य पति तलाश करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार के सामाजिक मूल्यों की स्थापना करते हुए व्यास जी ने अपने सांग साहित्य की रचना की। हमारे समाज में हिंदू मुसलमान के वैमनस्य को लेकर के उनके बीच व्याप्त मतभेद, वैचारिक भेद, धार्मिक विद्वेष, आपसी कलह, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, ये सारा सदियों से चला आ रहा है। कबीर आदि के ज़माने से हिंदू मुसलमान का झगड़ा हम देखते आ रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक उदाहरण मिलेंगे इतिहास परंपरा में। जब से मुसलमान आए या मुगल आए, मुगलों ने झगड़ा किया, किस प्रकार से भारत का राजनीतिक ऐतिहासिक परिदृश्य हम सब जानते हैं। और उसकी परिणति भारत विभाजन में हुई। भारत विभाजन के पीछे हिंदू मुसलमान के वैमनस्य का हजारों सालों का इतिहास रहा है। लेकिन उस वैमनस्य को दूर करने के लिए हजारों सालों से प्रयास भी होते रहे हैं। हिंदी साहित्य में कबीर आदि कवियों का इस प्रकार का साहित्य मिलता है जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की ही कुरीतियों का, बुराइयों का उल्लेख किया, दोनों को एक हो जाने के लिए, एकता के सूत्र में पिरोने के लिए प्रयास किए। जब भारत का विभाजन हुआ, वो विभाजन हिंदू मुसलमान के झगड़े के रूप में हम सब जानते हैं उसकी त्रासदी क्या हुई थी। व्यास जी ने उस त्रासदी को देखा, भोगा और समाज में हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई थी आज़ादी के समय किस प्रकार मारकाट हुई, वो उन्होंने अपनी आंखों से देखी। और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप व्यास जी ने सांग कम्मु कैलाश की रचना की। सांग कम्मु कैलाश में कम्मु एक मुस्लिम परिवार की, मुस्लिम समाज की लड़की है और कैलाश एक हिंदू परिवार का लड़का है। दोनों के बीच में प्रेम संबंध स्थापित किया। कथानक तंतु इस प्रकार का संयोजित किया कि कम्मु कैलाश से प्रेम करती है और शादी के बंधन में बंधने तक के लिए दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं। लेकिन जब भारत का विभाजन हो जाता है तो सरकार द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार कम्मु को हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना पड़ता है। कैलाश उसी कम्मु को पाकिस्तान से किस प्रकार वापस लेकर के आता है, ये चित्रण कम्मु कैलाश के सांग में किया गया है। यहाँ पर अनेक
उदाहरण दिए हैं। कैलाश द्वारकम्मों को पुनः भारत में लाकर पति पत्नी के रूप में रहना, ये चित्रण व्यास जी ने हिंदू मुसलमान में रोटी बेटी का संबंध स्थापित करके दर्शाया है। इसके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हम दोनों में, दोनों समुदायों में कोई जातीय धर्म के आधार पर मतभेद नहीं होना चाहिए। हम दोनों हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, सबसे पहले इंसान हैं, मानव हैं, और हमें उस मानवता का निर्वाह करना चाहिए। हमारे लोक समाज में एक और प्रमुख समस्या थी, बाल विवाह। प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों ने बाल विवाह पर लिखा, बाल विवाह की बुराइयों का उल्लेख किया। व्यास जी ने भी इस सामाजिक बुराई का उल्लेख करके इस मूल्य की स्थापना की कि हमें बाल विवाह जैसी कुप्रथा को बंद करना चाहिए। बाल विवाह के दुष्परिणामों को व्यास जी ने सांग धर्म की जीत में चित्रित किया। धर्म और जीत, इस सांग के दो मुख्य पात्रा हैं। दोनों की बचपन में शादी और फिर जवान होने के पश्चात धर्म का जीत को अपने घर लाने के लिए लेने जाना, और उसी प्रकरण में दोनों की मुलाकात होना, और उस मुलाकात में दोनों के द्वारा बहन भाई के रूप में एक दूसरे को स्वीकार कर लेना, और उसके बाद पता लगना कि हम दोनों पति पत्नी हैं। जहां उन्होंने किए गए वादे के मुताबिक धर्म की बहन के रूप में जीत को माना, उसी प्रकार समाज की नज़रों में वो पति पत्नी भी रहे। ये विसंगति और ये कष्ट जिस तरह से जीत और धर्म ने सहन किया, इसका उल्लेख करके व्यास जी ने उस सामाजिक समस्या का उल्लेख कर दिया, और दोनों अपने दिए गए वचनों पर रह रहे हैं। ये सामाजिक मूल्य की स्थापना कर दी। किस प्रकार एक परिवार बाल विवाह की प्रथा की वजह से पीड़ित होता है, तकलीफ में रहता है, ये चित्रण इस सांग का प्रमुख विषय है। दोनों ने जो पर्ण किए, पति पत्नी के रूप में नहीं रह पाए, लेकिन जीत धर्म को दूसरी शादी के लिए कहती है, तो धर्म उसे ये समझाता है कि एक घर में यदि दूसरी शादी करके एक शादीशुदा पुरुष किसी और नारी को लेकर आता है, तो घर में वह कलह की वजह बन जाती है। व्यास जी ने यहाँ पर एक रागनी के माध्यम से ये चित्रण किया कि मृत्यु भी अच्छी घर में अच्छी ना नारी दो, एक मर्द ने औरत घर में दुख दे भारी दो, नान खान दे ना टूक मर्द ने कलह करें कसूती कर दें, घर में कलेहारी दो, मृत्यु भी अच्छी सजनो अच्छी न नारी दो। व्यास जी ने समाज में व्याप्त जब भ्रष्टाचार देखा हमारे सरकारी तंत्र में, तो उनको भी खरी खरी सुनाई। एक गीत के माध्यम से उन्होंने कहा, हेजी हेजी जगत में फैला भ्रष्टाचार, बेईमानों और बदमाशों की मदद करे सरकार। व्यास जी बहुत स्पष्ट प्रखर आलोचना अपनी रचनाओं के माध्यम से बुराइयों की करते थे, बुराई करने वालों की करते थे, दगाबाज लोगों को सचेत करते हुए व्यास जी ने साफ साफ कहा था, दगा किसी का सगा नहीं से, चाहे दगा कोई कर देखो
जिन बंदा ने दगा कराया से उन शख्सा के घर देखो। व्यास जी कर्म को प्रधान मानते हैं, भाग्य पर आश्रित होने की बात स्वीकार नहीं करते। उन्होंने भाग्य को कर्म का प्रतिफल माना है। इसीलिए उन्होंने जब तकदीर का उल्लेख किया तो ये कहा कि होनी हो बलवान जगत में के तके करवा दे, मानस की तकदीर से इस पे ताज तलक धरवा दे। लेकिन यही व्यास जी उस परम पिता की जो सृष्टि है उसमें जब ऐसे घटनाक्रम देखते हैं जिनमें ईश्वरीय शक्ति को प्रत्यक्ष नहीं पाते हैं, तब वो ये भी कहते हैं दुनियादारी क्यों कहती है न्यायकारी भगवंत ने, किसी जगह न्याय किया नहीं क्यों न्यायकारी रहमानत ने। व्यास जी ने कर्म को प्रधानता देते हुए कहा है, सबको ज्ञान ध्यान होता जो असली रूप दिखाता तू, ना कोई जुल्मी जुल्म करे ना भोग भोगने आता तू, और तेरे कुछ हाथ नहीं फल कर्मों के भुगताता तू, आप बना निर्दोषी दोष दूसरों के सिर पर लाता तू, और कर्म से व्यास बना दिया संगियों के कराया शांत ने, तेरी मर्जी का तू मालिक लिया कर्म मान प्रधानत ने। कर्मशीलता की स्थापना करते हैं व्यास जी इस प्रकार की अपनी रचनाओं के माध्यम से। जहाँ व्यास जी सामाजिक परिदृश्य का उल्लेख करते हैं वहाँ पर समाज में परिवार की इकाई से भी अछूते नहीं रहते। व्यास जी का कार्यकाल सांकला के संदर्भ में देखा जाए तो 1945 से लेकर के 2000 तक का रहा। लेकिन 70 के दशक में जब हमारी संयुक्त परिवार व्यवस्था भंग होने लगी, एकल परिवार व्यवस्था समाज में अपनी जड़ें जमाने लगी, उसके लिए हमारे परिवारों में जिस प्रकार के संघर्ष होते थे उन संघर्षों को शशिकला सुखबीर नामक सांग के ताने बाने में व्यास जी ने चित्रित किया है। परिवार वह शक्ति है जो मानव को आजीवन अपनत्व की भावना से जोड़े रहती है। यदि यूं कहा जाए कि अपनत्व की भावना परिवार या घर की खोज के बाद जागृत हुई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि परिवार घर हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मानव पहले जंगलों में घूमता रहता था, जो जो वह सभ्य हुआ उसने गुफाओं से लेकर के आज महलों तक का यात्रा तय की। और व्यास जी मनुष्य विकसित होते हुए मनुष्य और उस मनुष्य की विकसित होती हुई सभ्यता और उस सभ्यता में आते हुए बदलाव को, और वो बदलाव जब पारिवारिक संबंधों में विखंडन का कारण बनता है तो उस कारण को शशिकला सुखबीर के माध्यम से चित्रित करते हुए एकल परिवार की व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। व्यास जी ने पारिवारिक संबंधों में माँ की भूमिका, पिता की भूमिका, पुत्र की भूमिका, पुत्री की भूमिका, यहीं तक नहीं बल्कि मित्र, सखी, पड़ोस, इन सब को चित्रित किया है। हीरामल जमाल के सांग में हीरामल एक हिंदू समुदाय से संबंधित रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन कमरुद्दीन मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था जो उसका मित्र था।
और मित्रता की एक मिसाल था। जब अपने गलत आचरण की वजह से हीरामल पर समस्या आई तो उस मित्र ने ही उसकी समस्या का समाधान किया। इसी प्रकार घरेलू संबंधों में जब भाई भाई के संबंध की बात आती है तो किशन और सुखवीर, सांग शशिकला सुखवीर में इन दो भाइयों के परस्पर प्रेम का उल्लेख करते हैं। स्वयं सुखवीर अपने बड़े भाई के बारे में अपनी पत्नी को कहता है कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। सुखवीर ने पत्नी की बात मान करके वक्त आने पर भाई से संबंध विच्छेद किए। इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में यदा कदा सर्वदा देखने को मिलती रहती हैं। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समाज में समुचित स्थान प्राप्त कर लेने के लिए उसे योग्य बनाने की कोशिश करता है। उसे जब ये लगता है कि छोटा भाई गलत रास्ते पर जा रहा है, व्यवसाय उन्मुख नहीं है, तो भाई उसे दिशा निर्देश देता है। इसी प्रकार की एक रागनी व्यास जी ने लिखी कि मैं कुमाई कर भाई तेरा जीवन सुख से कट जाएगा, बिना करे रोजगार बता तेरा क्यों कर पूरा पट जाएगा। इस प्रकार की अनेक, जब दो भाई अलग अलग होते हैं तो पिता उन्हें समझाता है किस प्रकार एकता के साथ हमें रहना चाहिए। कया मान सुखबीर बावड़े सिर बराबर सुख को ना, मिलजुल कर रहो सारे नारे कौन बराबर दुख को ना। व्यास जी ने ऐसी अनेक बातें कही हैं। अनेक जगह पर वो सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों का, परिवेश का निर्माण करके उनके माध्यम से सामाजिक समस्याओं का उल्लेख करते हैं और सामाजिक मूल्यों की स्थापना करते हैं। जब सांग शरणदे नायकी में राजा भोज के साथ शरणदे की शादी होती है और शरणदे विदा होती है, तो वहाँ देखिए पड़ोस की महिलाएं, शरणदे की सहेलियां किस प्रकार से शरणदे को संबोधित करती हैं। ससुराल जाती हुई शरणदे को सखियों द्वारा समझाने का दृश्य प्रस्तुत करते हैं व्यास जी, जो आए दिन हम अपने लोक समाज में घर से विदा होती हुई लड़की के साथ होते हुए देखते हैं। उस सामाजिक मूल्य की स्थापना किस प्रकार करती हैं वो व्यास जी अपने सांग में शरणदे की पड़ोस की महिलाएं किस तरह से विदा होती हुई शरणदे को कहती हैं, ल्या पुचकारूं सिर पर हाथ धरण दे नाई की, सासू के घर जा से आज शरण दे नाई की। सासू के घर जाना से तेरी कर दी सब तैयारी, पतिव्रता का धर्म राखिए या अरज हमारी। बालकपन की यारी पुगा प्रण दे नाई की, नरनद वाले व्यास प्रेम में होरी सा बोली, तेरे बिना हमारी सुन्नी से सब सखियां की टोली। ये वेदना, ये शिक्षा, जिस प्रकार ऋषि कण्व के आश्रम से विदा होती हुई शकुंतला को माँ की भूमिका में उस ऋषि ने शिक्षा दी थी शकुंतला को, उसी प्रकार की शिक्षा माँ बेटी को देती है। पड़ोस की महिलाएं और सहेलियां विदा होती हुई अपनी सहेली को देती है। उसका उल्लेख यहाँ पर व्यास जी ने इस तरीके से किया है कि बड़े सहज भाव से मूल्यों की स्थापना हो। किसी भी प्रकार का कष्ट जीवन में आए, हमें उस कष्ट को दूर करने के लिए मन को स्वच्छ निर्मल रखना चाहिए।
व्यास जी ने एक जगह पर कहा है, तन वस्त्र को साफ करे न्यू मन को साफ किया कर, मुक्ति चाहे तो राम नाम का हरदम जाप किया कर। नाम स्मरण की स्थापना करते हैं, एक ऐसा सामाजिक मूल्य जो हमें किसी भी प्रकार के विद्वेष से परे रखता है। इस प्रकार व्यास जी के सांगों में सामाजिक और पारिवारिक चित्रण प्रत्येक गीत में, प्रत्येक कथा में एक संदेश के माध्यम के रूप में समाया हुआ है। हरियाणवी लोक साहित्य के सशक्त पुरोधा कवि पंडित रामकिशन व्यास अपनी परंपरा के उन सभी महान कवियों, लोक कवियों की श्रेणी में इसीलिए गिने जाते हैं क्योंकि उन्होंने समसामयिक समाज और उसकी समस्याओं और उसमें जिन सामाजिक मूल्यों की ज़रूरत है उनकी स्थापना अपनी रचनाओं में प्रखर रूप से की है। धन्यवाद।